हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के वीडियो में 7वीं क्लास की एनसीईआरटी का ये तीसरा चैप्टर है। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, यही आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि वीडियो कम टाइम में आपको एनसीईआरटी का वीडियो पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने किताब से इसलिए नहीं पढ़ाया है कि किताब का जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स बनाकर मैं पढ़ा रही हूँ, ताकि समय कम लगे और आप अच्छे से अपना नोट्स भी बना पाएं। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं दिल्ली जो 12वीं से 15वीं शताब्दी के सुल्तान हुए, दिल्ली के सुल्तान, उनके बारे में पढ़ना है। बहुत ही बेसिक जानकारी इसमें दी हुई है, क्योंकि ये 7वीं क्लास की एनसीईआरटी है। और इसको पढ़ने के बाद आप सतीश चंद्रा की जब बुक पढ़ेंगे, इस पूरे 7वीं क्लास की फुल एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, तो आपको कभी किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, क्योंकि बेसिक आपको यहीं पे क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अगर आपको नोट्स चाहिए फुल एनसीईआरटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी 6 to 12 तक का, तो हमारे इस नंबर पे जरूर मैसेज कीजिएगा। यहाँ पे आपको फुल नोट्स मिल जाएगा। नोट्स पेड है, लेकिन काफी कम पे करके आपको नोट्स मिल जाएगा, क्योंकि ये जो एनसीईआरटी की किताब आती है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, अगर 6 से 12 तक आप इसको लेते हैं तो ये 2650 रुपए की आती है। लेकिन मेरे द्वारा ये हैंड रिटन जो नोट्स है ये बनाया गया है, और ये किसी की कॉपी नहीं है, आप मिला सकते हैं किसी भी नोट से। मैंने खुद पढ़कर लाइन बाय लाइन पढ़कर इसको तैयार किया है। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। दिल्ली के सुल्तान यानी कि जो 5 वंश हुए। जैसे 12वीं शताब्दी में दिल्ली एक महत्वपूर्ण शहर बना। पहले तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली में इनका साम्राज्य की राजधानी बनी। दिल्ली जो है, तोमर जो राजपूत होते थे उनके साम्राज्य की राजधानी बनी थी। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चाहमान जो होते हैं, जैसे चौहान वंश भी कहीं कहीं लिखा होता है, उन्होंने हराया। दोनों के काल में दिल्ली महत्वपूर्ण वाणिज्य का केंद्र था। वाणिज्य का केंद्र मतलब व्यापारिक केंद्र भी दिल्ली उस टाइम हुआ करता था। जैन व्यापारी जो होते थे, जैन व्यापारियों द्वारा अनेक मंदिरों का निर्माण कराया गया। यहाँ देहलीवाल नाम के सिक्के ढाले जाते थे। ठीक है, तो देहलीवाल के जो सिक्के होते थे वो दिल्ली में ढाले जाते थे, इसको याद रखना है। ठीक है, अब दिल्ली के शासक के बारे में हम देखेंगे। दिल्ली के शासक जो थे राजपूत वंश थे, मतलब जो वंश चालू हुआ, दिल्ली का सल्तनत चालू हुआ, उससे पहले जो शासक थे राजपूत वंश थे। एक था तोमर वंश और एक थे चौहान वंश। चौहान वंश के बारे में पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था। मोहम्मद गोरी थे जिनको पृथ्वीराज चौहान थे, जिनको मोहम्मद गोरी एक बार उनसे हार गया था और दूसरी बार उनको हरा दिया था। तो तोमर वंश के थे अनंगपाल, जो 1130 से और 1145 तक थे। और चौहान वंश के थे पृथ्वीराज चौहान, जो 1175 से 1192 तक थे। तो यही दोनों वंशों का शासन था। लेकिन अब हम देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पे। तुर्की शासक जब आते हैं, तुर्कों का आक्रमण इसी को कहते हैं। जब दिल्ली सल्तनत शुरू हुआ तो वो तुर्क थे। तो तुर्की शासक जो आते हैं, जैसे प्रारंभिक तुर्की शासक थे जिनको गुलाम वंश कहा जाता है। और गुलाम वंश में सबसे पहले हुए कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 से 1290 ईस्वी तक रहे। दूसरे हुए शमसुद्दीन इल्तुतमिश हुए, जो 1210 से 1236 इनका काल रहा, शासन काल। रजिया सुल्ताना इन्हीं की बेटी थी इल्तुतमिश की, जिनका काल 1236 से 40 रहा, और बहुत ही अच्छा काल रहा इनका। रजिया बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थी। गयासुद्दीन बलबन उसके बाद आया, जो 1266 से लेकर 1287 तक रहा। उसके बाद शुरुआत हुई खिलजी वंश की, और खिलजी वंश में पहला था जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश में तो पहला जलालुद्दीन खिलजी, जिसका शासनकाल था 1290 से 96। दूसरा था अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। उसके बाद जो शासक हुए वो महत्वपूर्ण नहीं हुए। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी जो है वो उसने स्थापना की, और जो वास्तविक शक्ति थी अलाउद्दीन खिलजी के समय विस्तृत हुई, और इन्होंने काफी साम्राज्य का विस्तार किया। दक्षिणी भारत तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था। तीसरा जो वंश हुआ वो था तुगलक वंश। और तुगलक वंश में तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 24 तक, और मोहम्मद तुगलक दूसरा हुआ, जो 1324 से 1351 तक रहा। तीसरा हुआ फिरोज शाह तुगलक, जो 1351 से 1388 तक रहा। ठीक है, चौथा जो वंश आया वो था सैयद वंश। और सैयद वंश में खिज्र खां जो था 1414 से 1421 वर्ष तक रहा, ईस्वी तक। और यहाँ पे इतना ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सैयद वंश को पढ़ा जाता है और इसमें उतने शासक महत्वपूर्ण नहीं है। लास्ट था लोधी वंश, और जिसमें था बहलोल लोधी 1451 से 89 तक। और यही जो वंश है लोधी वंश, इसी में जो लास्ट शासक होगा इब्राहिम लोधी, उसी को हराकर
जो मुगल साम्राज्य होती है दिल्ली पे अपना अपना स्थापित करती है साम्राज्य। ठीक है, तो ये 5 वंश हैं जो दिल्ली के शासक हैं ये। ठीक है, और इनसे पहले जो 2 वंश था वो था तोमर वंश और चौहान वंश। ठीक है, तो यहाँ तक हम जान गए। और अब इसमें देखते हैं दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त हो रही है, इस टाइम हम पढ़ रहे हैं दिल्ली के सुल्तानों के बारे में। ये सारी चीजें हमें कहाँ से प्राप्त होती है, कैसे प्राप्त होती है? तवारीख के लेखक, सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते। जो लेखक होते थे, तवारीख के लेखक, अब इसमें देखिए तवारीख मतलब तारीख, इसमें वो सचिव भी होते थे, प्रशासक भी होते थे, कवि और दरबारी भी होते थे और राजा को महत्वपूर्ण सलाह भी देते थे प्रशासन से संबंधित और न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे कि आप जो शासन करें वो न्याय संगत हो, न्याय के संगत हो, यानी किसी में भेदभाव ना हो और न्याय के तौर पे शासन चले, सामाजिक न्याय बना रहे। तवारीख के लेखक नगरों यानी कि विशेषकर दिल्ली में रहते थे। ये जो लेखक होते थे विशेषकर ज्यादातर ये दिल्ली में ही रहते थे, नगर यानी कि शहरों में रहते थे। वे सुल्तानों से इनाम पाने के लिए अक्सर इतिहास लिखते थे और इसी अक्सर इतिहास लिखने के क्रम में कई बार जो प्रशस्ति होती है, प्रशंसा, यानी कि राजाओं की प्रशंसा, क्योंकि उसके बाद इतिहास लिखने के बाद राजा को पढ़कर सुनाना भी होता था, राजा पढ़ते भी थे। कई बार राजा के न रहने पे इतिहास लिखा जाता था जो उनके उत्तराधिकारी भी सुनते थे, इसलिए काफी सोच समझकर और कई बार मतलब जो चीजें नहीं होती थी वो राजा के बड़ाई में वो भी चीजें लिखी जाती थी। ठीक है, ये लेखक शासक को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं थे। अब देखिए, ये शासक को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। एक तरफ कहा जा रहा है कि ये न्याय संगत शासन के महत्व पर भी बल देते थे और दूसरी तरफ ये लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। यानी कि लिंग भेद पर, जैसे रजिया सुल्ताना जब शासक बनी थी, काफी लोगों ने, काफी जो उच्च वर्ग के लोग थे उस टाइम जो पढ़े लिखे, उन्होंने तक विरोध किया था कि ये लड़की जो है ये शासन के लायक नहीं है और इसको शासिका नहीं होना चाहिए था, यहाँ कोई लड़का ही शासक होगा। तो इस तरह लिंग भेद पर आधारित जो शासन है उस पर ये बल देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं थे, यानी कि कुछ ऐसे भी लोग थे जो उनके विचारों से, लेखक के विचारों से सहमत नहीं होते थे। रजिया का काल हम देखते हैं जो 1236 से 40 रहा और इनके बारे में कहा गया है, ये सबसे पहले तो इल्तुतमिश की बेटी थी जो गुलाम वंश से हैं। ठीक है, दरबारियों में रजिया के प्रति आक्रोश था, जैसा कि हमने अभी बताया कि लोग चाहते थे कि रजिया जो सुल्ताना है वो शासक नहीं बने और आखिरकार 4 साल के बाद उन्हें मार भी दिया गया। मिनाज ए सिराज एक इतिहासकार है, रानी के रूप में मान्यता नहीं दे पाया। ठीक है, मिनाज ए सिराज जो लिखा गया है इतिहास, उसमें रजिया को रानी के रूप में कभी भी मान्यता नहीं मिली है। 1240 में सिंहासन से हटा दिया गया, उनको मार दिया गया। अपने भाइयों से योग्य व सक्षम थी, लेकिन उनके भाई होने के कारण सबका मानना ये था कि उनके भाई ही शासन पर बैठे। उसके पीछे एक और कारण था कि लोग चाहते थे कि ये कठपुतली शासक शासन पर बैठे और शासन जो बागडोर है वहां के बुद्धिजीवी वर्गों के हाथ में रहे। खिलजी और तुगलक प्रशासन, इसमें हम देखेंगे क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है। आरंभिक सुल्तान इल्तुतमिश विशेष गुलामों जैसे बंदगा, फारसी में गुलामों को बंदगा कहा जाता है, को सूबेदार नियुक्त करते थे। आरंभिक सुल्तान यानी कि प्रारंभ के जो सुल्तान थे, जैसे गुलाम वंश के सुल्तान थे इल्तुतमिश और इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्ताना, तो ये गुलामों को, यानी कि गुलाम को बंदगा कहा जाता है फारसी में, उनको सूबेदार नियुक्त करते थे। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। गुलाम जो होते थे ये बिकते थे और सैन्य सेवा के लिए इन्हें खरीदा जाता था ताकि सैन्य बल में इनका प्रयोग हो सके। महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। जो महत्वपूर्ण राजनीतिक पद होते थे, जो राजनीति से संबंधित पद होते थे, उनके लिए इनको प्रशिक्षित किया जाता था ताकि उस पद पे रह के ये राजकाज जो है संभाल सके। ये मालिक पर निर्भर थे, इसलिए सुल्तान के विश्वास पात्र थे। मालिक पर निर्भर यानी कि राजा जो इन्हें खरीदता था उसी पे ये निर्भर होते थे, इसलिए वो राजा इन पर ज्यादा विश्वास करते थे। ये शासक अपने पर आश्रित जो निर्मम वर्ग के लोगों को ऊंचे राजनीतिक पदों पर जैसे सेनापति और सूबेदार पर बैठाते रहे, अतः राजनीतिक अस्थिरता पैदा होने लगी। अब देखिए क्या होता था कि निम्न वर्ग के लोगों को, निम्न वर्ग यानी छोटे वर्ग, अब गुलाम अगर खरीदा जा रहा है तो उसे निम्न वर्ग का ही समझा जाता था क्योंकि वो दास होता था। और इल्तुतमिश क्या करते थे,
ये उन्हें प्रशिक्षित करवाते थे और फिर उन्हें बड़े-बड़े पदों पर बैठाते। सूबेदार होने का मतलब समझ रहे हैं? सूबेदार होने का मतलब होता है किसी प्रांत का, यानी एक राज्यपाल समझ लीजिए, एक राज्य का राज्यपाल होना। और एक गुलाम को खरीद कर, उसे प्रशिक्षित कर, उसको सूबेदार बनाना, एक किसी राज्य का राज्यपाल बनाना काफ़ी बड़ी बात थी। और इल्तुतमिश यही करते थे। तो वो सूबेदार नियुक्त करते थे, सेनापति नियुक्त कर देते थे और लोगों को इस बात से वहाँ पे कष्ट था और इसके लिए अस्थिरता पैदा होने लगी, क्योंकि गुलाम खरीदने से पहले वहाँ बहुत सारे लोग रहते थे। तो वो सोचते थे कि एक गुलाम को खरीद कर लाकर उसे इतने बड़े-बड़े पदों पे बिठाया जा रहा है, उसके लिए हम ही बैठ सकते हैं। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों के प्रति वफादार थे, परंतु उत्तराधिकारी के प्रति नहीं थे। अब देखिए, जो गुलाम खरीद के आते थे, जैसे इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश ने एक गुलाम को खरीदा, तो वो इल्तुतमिश के प्रति तो वफादार है, लेकिन इल्तुतमिश की जो उत्तराधिकारी हुई रजिया सुल्ताना, उसके प्रति वो वफादार हो ये जरूरी नहीं होता था। तो इसलिए उत्तराधिकारी के प्रति वो वफादार ज्यादातर नहीं रहते थे। नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही पुराने सरदारों के बीच टकराहट होती थी। जैसे ही कोई नया शासक आता था, सिंहासन पे बैठता था, जो लोग होते थे उनमें टकराव शुरू हो जाता था, क्योंकि कोई किसी के पक्ष का था तो कोई किसी के पक्ष का था। किसी को कोई पसंद नहीं करता था। जैसे रजिया सुल्ताना जब शासन पे बैठी तो बहुत सारे बुद्धिजीवी लोगों ने उन्हें पसंद नहीं किया। लोग चाहते थे कि इल्तुतमिश के जो पुत्र हैं भले ही नालायक हैं वहीं शासन पर बैठे, क्योंकि नालायक रहेंगे तो वो शासन पर बस कठपुतली के जैसे बैठे रहेंगे और हम लोग शासन चलाते रहेंगे। निचले तबकों को उच्च पद देने के कारण उच्च वर्ग के लोगों में आलोचना की। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, जैसे गुलाम को खरीदा जाता था, उसे उच्च पदों पर सेनापति सूबेदार वगैरह नियुक्त किया जाता था, तो लोग उसका विरोध करते थे और आलोचना करते थे किसकी? राजा की। फारसी तवारीख के लेखकों द्वारा निचले खानदान को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए सुल्तानों की आलोचना की गई है। फारसी तवारीख, फारसी जो लेखक होते थे उनके द्वारा जमकर आलोचना की गई है, सुल्तान अगर किसी निम्न वर्ग के लोगों को ऊंचे पदों पर जब बैठाते थे। सुल्तानों ने सेना नायकों को इलाकों यानी कि इक्ता कहा जाता था, इलाकों को के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। इन्हें संभालने वाले अधिकारी को इक्तादार या मुक्ति कहते थे। ठीक है, इक्ता क्या होता था? तो इलाका होता था, वहां पे सूबेदार के रूप में नियुक्त किया जाता था सेना नायकों को। मुक्ति क्या होता था? अभी यहाँ पे हमने देखा इक्तादार या मुक्ति दोनों एक ही है। सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना। सैन्य अभियान, अगर कहीं युद्ध हो रहा है, युद्ध लड़ने जाना है, तो वहां जो सैनिक अभियान है, जो सैन्य अभियान चल रहा है, उसमें नेतृत्व करना, यानी कि आगे आगे लीडरशिप एक समझ लीजिए। अपने इक्तों में कानूनी व्यवस्था बनाए रखना। इक्ता यानी कि अपना जो इलाका है वहां पे अपने कानून को, जो केंद्र में कानून है उसको बखूबी बनाए रखना। अपने इलाकों में राजस्व वसूली यानी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में करना। ठीक है, जो इलाका था उसमें राजस्व वसूली किया जाता था, क्योंकि सैनिक जो सेवाएं होती थी उसके बदले वेतन देना होता था। राजस्व से ही सैनिक को तनख्वाह दिए जाते थे। जो सैनिक रखे जाते थे उस इलाके की रक्षा के लिए, उसको तनख्वाह दिए जाते थे, तो वहां के राजस्व से ही उसको दिए जाते थे। मुक्ति जो है वो लोगों पे नियंत्रण के लिए उनके इक्ता को समय समय पर स्थानांतरण कर दिया जाता था। अब मुक्ति लोगों पर नियंत्रण करने के लिए, अब मुक्ति और इक्ता, जैसे मान लीजिए ये इलाका है, ठीक है, और इस इलाका पर नियंत्रण करने वाला जो है मुक्ति है। ठीक है, अब ज्यादा दिन ये इस इलाके पर वो नियंत्रण करेगा तो क्या होगा? शाही शासन हो जाएगा। इसलिए इन मुक्ति को जो है इनका इलाका बदल दिया जाता था, इक्ता बदल दिया जाता था। यानी कि अभी ये मान लीजिए ये ए इक्ता है, तो यहाँ पे जो बी इक्ता है इन दोनों को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बी वाला ए में आएगा, ए वाला बी में जाएगा। ठीक है, मुक्ति के राजस्व के हिसाब के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। मुक्ति जो राजस्व कलेक्ट करते थे उनके लिए एक लेखा अधिकारी भी नियुक्त किया जाता था। मुक्ति को तय कर ही वसूलने और संख्या के अनुसार ही सैनिक रखना था। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि मुक्ति जो है इस इलाके में कर वसूल रहा है तो वो अपने हिसाब से कर वसूले। जो केंद्र में तय होता था, राजा के द्वारा तय होता था, वही कर बस वसूलना है। और जितनी सैनिक राजा के द्वारा कहा गया है, केंद्र में जो मान्य है कि इतना सैनिक रखना है इस इलाके के लिए, उतना ही सैनिक रखना होता था। अलाउद्दीन खिलजी का जब शासन आया तो उन्होंने भू राजस्व का निर्धारण कैसे करना है और वसूली कैसे करना है उन्होंने यानी कि अपने राज्य के नियंत्रण में ले लिया। स्थानीय सामंतों से कर लेने का अधिकार छीनकर उन्हें कर देने को बाध्य किया गया। अब जो स्थानीय सामंत होते थे, स्थानीय सामंत का मतलब ये जो राज्य है यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग होते थे, सामंत होते थे, तो इनसे कर वसूलने का जो अधिकार है वो छीन लिया गया और इन्हें करदाता बना दिया गया, यानी कि आपको भी कर चुकाना है। प्रशासकों द्वारा जमीन की पैमाइश कर हिसाब रखा गया। पुराने सामंत और जमींदार राजस्व निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी
करने लगे। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की बात हो रही है। ठीक है, कर के प्रकार। अब कर कितने प्रकार के होते थे यहाँ पे हम देख लेते हैं। पहला था खराज। खराज जो होता था कृषि कर होता था और किसान की उपज का लगभग 50% होता था। यानी कि किसान अगर इस खेत में अगर 100 किलो उपजा रहा है तो उसमें से 50 किलो कर दे देना है। मवेशियों पर कर होता था और घरों पर कर होता था, और ये चीज हमने एंशिएंट हिस्ट्री में भी पढ़ा था, वहां भी ऐसे कर हुआ करते थे। इस उपमहाद्वीप का काफी हिस्सा सुल्तानों के अधीन नहीं था। बंगाल पर नियंत्रण कठिन था। ठीक है, ये लोग भले आए थे दिल्ली सल्तनत वाले, लेकिन इनका बंगाल पर नियंत्रण कठिन था। दक्षिण भारत विजय के बाद फिर से स्वतंत्र हो जाता था, क्योंकि उतना इनके पास कम्युनिकेशन नहीं था कि ये एकजुट करके रख पाए। दक्षिण भारत को ये जीतते थे, फिर इधर जब अपना संभालते थे दिल्ली में, तो उधर वो स्वतंत्र हो जाता था। गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है में स्थानीय सरदारों का आधिपत्य था और घने जंगलों के कारण सेना पहुंचने में असक्षम थी। और गंगा वाला जो क्षेत्र है आप देखे होंगे मगध साम्राज्य में ही, वहां पे सिकंदर का भी पहुंचना कठिन था क्योंकि वो जंगलों से घिरा हुआ था। 1219 में चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने उत्तर पूर्वी ईरान और ट्रांसऑक्सियाना है जिसको आज उज्बेकिस्तान के नाम से जानते हैं, पर और उसके बाद दिल्ली सल्तनत पर हमला किया चंगेज खान ने 1219 में किया था। कहाँ कहाँ? उत्तर पूर्वी ईरान और ट्रांसऑक्सियाना जो आज उज्बेकिस्तान है। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में अधिक मंगोल आक्रमण हुए। दोनों शासकों ने विशाल सेनाएं खड़ी की। अलाउद्दीन खिलजी जो था जिसने दक्षिण भारत पर भी विजय प्राप्त की थी, और मोहम्मद तुगलक जो था उसके शासन में सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण उसी टाइम हुआ था। अब देखिए यहाँ पे 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत के कुछ यहाँ पे देख लीजिए कि क्या कहा जा रहा है। तो दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंशों के शासनकाल तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। ठीक है, अब जैसे ही सैयद तथा लोधी वंश का शासन काल आया, क्योंकि ये शासन उतना मजबूत नहीं था, अलाउद्दीन खिलजी वंश तक शासन ठीक ठाक था दिल्ली का, लेकिन जैसे ही सैयद वंश आया, सैयद को हराकर लोधी वंश आया, तो इस टाइम उतना शासन अच्छा नहीं था। अब देखिए यहीं पे जौनपुर जो उत्तर प्रदेश में है, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में जो स्वतंत्र शासक हुए थे उठ खड़े हुए थे, और उनको पता चल गया था कि केंद्र जो है यानी कि दिल्ली में जो है सत्ता कमजोर हो चुकी है, केंद्रीय नियंत्रण कमजोर हो चुका है, और ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर चुके थे। स्वतंत्र घोषित करने का मतलब है कि हम दिल्ली सरकार के नियंत्रण में नहीं है, उनके नियंत्रण से बाहर है, हमारा जो अपना राज्य है वही हमारा साम्राज्य है। राजधानियां समृद्ध थी। इसी समय अफगानों और राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे। अब यहाँ पे शेर शाह सूरी के बारे में थोड़ा सा दिया गया है, क्योंकि ये भी उभरे थे बिहार में। अपने चाचा के छोटे से इलाके का प्रबंधक था, आगे उन्नति की। ठीक है, हुमायूं जो 1530 से 40 और 1555 से 56 आया भारत में, उसको परास्त किया। ठीक है, दिल्ली पर अधिकार कर सूरवंश यानी 1540 से 1555 तक सूरवंश की इन्होंने स्थापना की दिल्ली पर। अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासन के कई तरीकों को अपनाया। अलाउद्दीन खिलजी जिस तरह से अपना प्रशासन किया करता था, उसी के तरीकों को अपनाकर ये दिल्ली पे शासन किया करता था। अकबर द्वारा 1556 से 1605 अपने प्रतिमान के रूप में शेर शाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया गया था। ठीक है, तो जब आगे अकबर का शासन हुआ तो शेर शाह सूरी की प्रशासन व्यवस्था को ही उन्होंने दिल्ली में अपनाया था। तो इस तरह से ये तीसरा चैप्टर था 7वीं क्लास की एनसीईआरटी का। हम लगातार इस सीरीज को कंप्लीट करने की तरफ लगे हुए हैं, और एनसीईआरटी का हमारा यही उद्देश्य है कि हम पूरा कंप्लीट करें, लेकिन ये आप पर निर्भर है। अगर आप वीडियोज को देखेंगे, लाइक सब्सक्राइब करेंगे, तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। धन्यवाद।